ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो था वी डी इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या फर्क होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, आप बताइए क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन on increasing the temperature, टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या, the random motion, the random motion of electron, random motion of free electrons, of free electron increases, free electrons increases, तो random motion increase हो जाएगा, hence the collision frequency, hence the collision frequency increases, यानी कि जितनी बार वो कोलाइड कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा कोलाइड करने लगेंगे आपस में और पॉजिटिव आयन से। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ विल डिक्रीज, क्योंकि जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, यानी कि कम टाइम में कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो टाउ विल डिक्रीज, और जब टाउ डिक्रीज होगा तो वी विल ऑल्सो डिक्रीज। अब क्योंकि वी हमारे पास क्या है, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर बढ़ा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटा, जिसकी वजह से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट नोट हो गया जिससे आप याद रख सकते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना होता, एग्जाम में पूरी लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस वी डी डिक्रीजेस, और अगर इसका उल्टा कर दे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस टाउ इंक्रीजेस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ये इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे टेम्परेचर का। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि करंट जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में उसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो रिलेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। क्या क्या चीजें हैं इसमें देख लेते हैं। वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे अभी ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो स्मॉल एन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड द ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें,
और बहुत सारे कंसेप्चुअल भी बनते हैं इसी चीज़ पे। तो आप एसएल में देखेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल इस रिलेशन पे है। तो ये टर्म्स आप अवेयर होगे कि कौन सी चीज़ क्या शो कर रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन इसका, तो इसमें लिखिए सपोज, पहले थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो थ्योरी लिखना ज़रूरी है। तो लिखिए सपोज a potential difference V, capital V, is applied across a conductor of length L, लेंथ दे रखी है, इसका मतलब ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, ठीक है, एंड नंबर डेंसिटी स्मॉल n, एंड नंबर डेंसिटी स्मॉल n से शो करते हैं नंबर डेंसिटी को, तो इसकी नंबर डेंसिटी। तो जब आप ये पोटेंशियल लगाएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E will set up inside the conductor, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कैसे मूवमेंट होगा। तो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। तो ये हमने कंडक्टर चूज कर लिया, इसका लेंथ L है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने देखा कैपिटल A है। तो ये सॉलिड है इसलिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, इट्स अ सॉलिड कंडक्टर। और इसका ये बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्विच के थ्रू। ये हमारा इसका सर्किट, इसका डायग्राम हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। These are the movement of free electrons. Free electrons move in opposite direction of the applied electric field. Okay, तो ये जो है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और लेंथ के टर्म्स में कैसे लिखें। तो we know that जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस dV/dr, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V/L हो जाएगा। V इज द अप्लाइड पोटेंशियल एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, कैपिटल N। तो कैपिटल N होगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर।
अब स्मॉल एम एन आप जानते हैं, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास जो टोटल काउंट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आ जाएगा NaL। ठीक है, ये मेरे पास काउंट आ गया। ठीक है, अच्छा, टोटल चार्ज इन लेंथ L, यानी कि ये जो लेंथ L है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन लेंथ L, इन लेंथ L, Q। तो Q होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भाई टोटल चार्ज यानी कि जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उनका मूवमेंट हो रहा है, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्मॉल AL इंटू E, ये टोटल चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो, अब मैं पॉइंटर से, आप देखिएगा मैं पॉइंटर शो करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इस एंड से शुरू हो रहा है और वो रैंडम पाथ के थ्रू एक एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इस एंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जब आप एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं, क्योंकि आप एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन to cross the length, to cross the length of the conductor, length of the conductor। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करने के लिए वो कितना टाइम लेगा। तो सिंपली टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट तो L है और वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे, पॉइंटर से शो करूंगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जाएंगे वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे इन टाइम t। तो अगर मैं कहूं करंट फ्लो कितना होगा, तो करंट फ्लो निकाल सकता हूं, करंट फ्लो इज चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट flowing through the conductor, through the conductor, through the conductor। ठीक है, तो I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सिंपल है, चार्ज की वैल्यू पुट करिए, या मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये स्लाइड तो नोट कर लिया ना सबने, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड। तो हमारे पास जो I की वैल्यू है वो होगी Q/T। अब Q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू आपने निकाली NaL वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू थी L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको रिलेशन मिल जाएगा, I इज इक्वल टू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आएगा ANEVd, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो होती है माइनस E, कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू डाल दें तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ANE, और Vd की वैल्यू अगर हम डाल दें, सिर्फ वैल्यू डालना, तो वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा, E बाई एम इंटू टाउ।
तो अगर आप इसको देखें, I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ। बात आई समझ में? क्लियर है? तो इसको नोट करिए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन करंट इन मेटालिक कंडक्टर, तो अभी देखो आपके पास जो रिलेशन है वो आई और टाउ के बीच में आ गया, तो आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता सकते हैं। तो मैं यह लिखूंगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन करंट इन मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए। ये रूल सिर्फ और सिर्फ किन कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है? मेटालिक कंडक्टर के लिए। तो हमारे पास है, अब होगा क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, रैंडम मोशन बढ़ जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी frequency of collision increases, ठीक है, टाउ डिक्रीजेस, अब जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है वो डिक्रीजेस, हैंस आई डिक्रीजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट घट जाएगा मेटेलिक कंडक्टर में, यानी कि अगर करंट बढ़ गया तो आप इनडायरेक्ट वे में ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, क्योंकि करंट घटा, और करंट जब ही घटता है जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टाउ डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, क्योंकि करंट के सामने ही टाउ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। आप अगर देखें तो एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशन है, आई के सामने ही टाउ लिखा हुआ है, टाउ डिक्रीज करेगा तो आई डिक्रीज कर जाएगा, टाउ बढ़ेगा तो जो है वो आई भी बढ़ जाएगा। ओके, बात आ रही है समझ में? तो ये रिलेशन हो गया, ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ से हम दो चीजें और ड्राइव करते हैं, एक तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं यहाँ से, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, बट इस फॉर्मेट से भी हम ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ कैसे हम करेंगे? इसी रिलेशन का यूज करके। इसीलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सारे रिलेशंस ड्राइव हो जाते हैं। नाउ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, इस सेशन में मैं आपको डेरिवेशंस करा दूंगा, और इसका जो कंसेप्चुअल है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमें ड्राइव करना है। और हमारे पास जो रिलेशन है वो है I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, है ना, और एन वी डी इज इक्वल टू, वैल्यू अगर लिख रहा हूँ, ई बाई एम इंटू टाउ। तो सबसे पहले तो इन दो रिलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। I इज इक्वल टू ए एन ई, वी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ई स्मॉल ई और इंटू टाउ। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ, ये रिलेशन आ गया। बट ओम्स लॉ में हमारे पास V आता है, क्या आता है? V आता है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो V बाई एल हो जाएगी, क्योंकि आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप L लेंथ का
कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं और आपने उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है थ्रू अ स्विच S। ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपने कंसीडर कर लिया। ओके, तो इस रिलेशन में आप ये पुट करिए I इज इक्वल टू A_NE² बाई M। एक तो ये हो गया, E की जगह मैंने डाल दिया V/L और ये टाउ। अब I इज इक्वल टू, इन टर्म्स को अरेंज करिए, देखिए यहाँ पे आएगा NE² टाउ बाई M। ठीक है, A/L और यहाँ पे भी। अब इसको अरेंज करो, देखो V इज इक्वल टू MNE² टाउ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया L/A इंटू I। अगर आप इस चीज को केयरफुली देखो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये क्या चीज है। इट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। और ये जो टर्म लिखा हुआ है ये वाला, ये रेजिस्टिविटी है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कंपेयर करके मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली। देखिए कंपेयर करके मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू RI। तो ये तो ओम्स लॉ का फॉर्म हो गया, और जो R है वो भी हमें पता चल गया कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब हमने पिछले सेशंस में बात की थी तो हमने एक जनरल बात कर ली थी कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पे वो बात जस्टिफाइड हो गई, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, NE² टाउ L/A, और ये चीज हमारी बन जाएगी रजिस्टिविटी। क्या बन जाएगी? रजिस्टिविटी। तो हमारे पास जो R है वो हो जाएगा रजिस्टिविटी L/A। देखो वही रिलेशन आ गया जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो रजिस्टिविटी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता चल गया है। इट इज M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E² मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाउ। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू MNE² टाउ। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप ये देखें तो ये वाली जो चीज है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी अगर आप ध्यान से देखें एक्सप्रेशन को तो रो इज इक्वल टू ME² N/टाउ। ये जो चीज है M/E² इज कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल, इज कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल। ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होता है। तो उसका मास M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हर मटेरियल का सेम है ना, ये तो अलग ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि डिफरेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी डिफरेंट क्यों होती है। वो डिपेंड करती है N और टाउ पे, यानी कि जिसके अंदर N ज्यादा होगा उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। यानी कि अगर आप देखें एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो मेरा जो टाउ है वो फिक्स हो गया एक तरीके से, या कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो रजिस्टिविटी है, जो रजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी।
यानी कि जिस जिस कंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर विच इज अ गुड कंडक्टर इज लेस देन द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो आप बता सकते हो नंबर डेंसिटी सिल्वर के अंदर जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर। यानी कि सिल्वर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। एक तो रिलेशन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, देखो एम और ई कांस्टेंट हो गए हर मटेरियल के लिए। एम और ई, सिल्वर का भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, कॉपर का भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर के लिए भी वही है, कॉपर के लिए भी वही है। अब जो पैरामीटर रह गए वो एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और हमारा टाउ रह गया टेम्परेचर। तो अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसके अंदर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी और किसके अंदर नंबर डेंसिटी कम होगी। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, ऑन रजिस्टिविटी फॉर मेटेलिक कंडक्टर। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली सबके साथ, देखो मैं मेटेलिक कंडक्टर लिख रहा हूं क्योंकि और हो जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन करके चल रहा हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो रजिस्टिविटी इज एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये चीज अगर हम कांस्टेंट ले लें, हमने कोई पर्टिकुलर मटेरियल ले लिया तो वो एन भी कांस्टेंट हो गया, तो रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस random motion of electron increases, random motion of electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, टाउ डिक्रीजेस। अब टाउ डिक्रीजेस तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। यानी कि कुल मिला के मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ जाती है मेटेलिक कंडक्टर की, और टेम्परेचर घटाने पर रजिस्टिविटी घट जाती है मेटेलिक कंडक्टर की। ठीक है, और इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, on decreasing temperature the resistance decreases, and this fact is valid only for metallic conductor। ये जो फैक्ट है वो किसके लिए, ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, ये याद रखेंगे, ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। ये बात सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये बात इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड नहीं होगी, ये बात सेमीकंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कंडक्टिविटी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज नथिंग, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का अभी हमने फार्मूला देखा, एम, फार्मूला साथ साथ बोलते जाएंगे, याद हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर रहा है, तो मेरे पास जो कंडक्टिविटी आएगा वो आएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो अगेन किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मेटल। पर्टिकुलर मेटल, ठीक है।
तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ आ, तो कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंडक्टिविटी फॉर मेटालिक कंडक्टर, किसके लिए, फॉर मेटालिक कंडक्टर। इसके हम आगे ग्राफ भी बनाएंगे, फिलहाल अभी लॉजिकली देख लेते हैं, ग्राफ हम बाद में बना लेंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, random motion of free electrons increases, टाउ क्या होगा, डिक्रीजेस। अब टाउ रेजिस्टिव कंडक्टिविटी के सामने लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमारे पास दो रिलेशन है, I इज इक्वल टू ANEVD एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। टाउ, इन दो रिलेशंस को कंबाइन करिए, जैसा कि अभी हमने ओम्स लॉ में किया था, ANE कैपिटल E बाई M इंटू टाउ, ठीक है। I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर बाई M इंटू टाउ कर दो और E कर दो। अब आपको करंट डेंसिटी चाहिए, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको उठाकर A के नीचे ले जाओ, है ना। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा I बाई A, ठीक है। बाकी NE स्क्वायर टाउ बाई M एज इट इज रहेगा, ये E हो जाएगा। ये चीज जो है वो क्या बन जाएगी, करंट डेंसिटी। तो ये तो करंट डेंसिटी हो गया J, ये हो गया हमारा NE स्क्वायर टाउ बाई M, ये अभी हमने देखा ये थोड़ी देर पहले, ये कंडक्टिविटी है। तो इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो J के साथ भी वेक्टर का साइन लगेगा, E के साथ भी वेक्टर का साइन लगेगा। तो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इस रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से हम काफी चीजें जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली हम ड्राइव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ये हमारी हो गई NE स्क्वायर टाउ बाई M, ठीक है, दैट इज द कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर या मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है, और जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी ये वाला टर्म यूज होगा। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसको म्यू से शो करते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो पहली डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field is known as mobility, is known as mobility। तो ये एक डेफिनेशन तो ये हो गई, is known as mobility। और सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, the mobility of a charge carrier is the drift velocity, the mobility of a charge carrier, of a charge carrier is the drift velocity, is the drift velocity, is the drift velocity acquired by it in unit electric field।
सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या सॉरी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने वर्ड यूज नहीं किया। मैंने जो वर्ड यूज किया है या टर्म यूज किया है वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। एक्चुअली क्योंकि अभी हम जो करंट फ्लो पढ़ रहे हैं वो कंडक्टर्स में पढ़ रहे हैं, और मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो प्योरली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि करंट फ्लो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी होता है और करंट फ्लो सेमीकंडक्टर के थ्रू भी होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां पे नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन आते हैं। तो वहां पे जो मैं मोबिलिटी पढ़ूंगा या मैं आपको पढ़ाऊंगा मोबिलिटी, वो पॉजिटिव आयन की भी पढ़ाऊंगा और नेगेटिव आयन की भी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में। बट क्योंकि कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं सिर्फ बात फ्री इलेक्ट्रॉन की करूंगा। इसी तरीके से जब आपको सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी पढ़ाई जाएगी तो वहां पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे मोबिलिटी आप होल भी पढ़ेंगे और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि हम मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो फॉर मेटेलिक कंडक्टर, स्पेशली मेटेलिक कंडक्टर के लिए हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पे तो मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट ही नहीं होता। तो हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ई, कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो ई बाई एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वो सॉरी मोबिलिटी का एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं स्मॉल ई पी लिख रहा हूँ सो दैट हमें पता रहे कि हम जो बात कर रहे हैं वो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं? तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ई बाई एम इंटू टाउ। अब ये जो चीज है ई बाई एम, ये है स्पेसिफिक चार्ज। क्या है ये? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पेसिफिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम अदर देन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसा आयन, अगर हम आयंस की बात करें तो ऐसा आयन जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अदर देन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट में या सेमीकंडक्टर में बात करेंगे, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी जो है वो कम होगी। बट अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा मोबिलिटी पे फॉर मेटेलिक कंडक्टर? अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मेटेलिक कंडक्टर्स की ही बात कर रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on mobility of free electrons in metallic conductor। बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ, मेटेलिक कंडक्टर की ही बात कर रहा हूँ। तो जितने भी हमने आज के डिस्कशन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया है वो प्योरली मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होंगी बातें, सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो हमारे पास जो मोबिलिटी का फार्मूला है वो है स्पेसिफिक चार्ज दैट इज इनटू टाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing temperature random motion of electron, random motion of electrons increases जिसकी वजह से tau decreases, hence mobility
डिक्रीजेस, मोबिलिटी घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, टाउ डिक्रीजेस तो मोबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी फॉर मेटालिक कंडक्टर। चलिए, रिलेशन बिटवीन करंट I and mobility mu for metallic conductor। इसके लिए फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो रिलेशन हमें ड्राइव करना है। अब आप ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस रीअरेंज ही करना होता है। देखिए, अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो आई है वो कितना है, ANEVD, ठीक है, एक तो रिलेशन ये है। और जो मेरे पास जो मोबिलिटी है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यों ना मैं VD की जगह म्यू ई लिख दूं, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ANE, और VD की जगह मैंने लिख दिया म्यू ई। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। बात आई आपके समझ में? नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, तो ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली जितना भी रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा या कैसे चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे डिस्कशन स्टार्ट होंगे वो प्योरली सर्किट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। EMF सर्किट्स क्या होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ रूल्स। तो आगे का जितना भी डिस्कशन है वो हमारा सर्किट और इंस्ट्रूमेंट का बचा हुआ है। बट ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इसी जो आज का सेशन है वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन, ये जितने भी ये सारे आज मैंने डेरिवेशंस कराए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। मुझे नहीं पता। चलिए क्वेश्चन करें। करंट इज फ्लोइंग current is flowing from a conductor of non-uniform cross section area, non-uniform मैं किधर आ? ओ, पता नहीं यार क्या। non-uniform cross section area, okay, if A1 is greater than A2। अभी डायग्राम बनाऊंगा। फाइंड द रिलेशन, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं फिर देखिएगा। अभी तक जो हमने डिस्कशन था वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से था, अभी जो हम बात करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से बात करते हैं। एक कंडक्टर हमने ले लिया जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है। तो दीज आर दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ज्यादा हो गया।
ये कम हो गया एक इस तरीके से। यहाँ जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। ये A1 है और ये A2 है, और गिवन है कि A1 A2 से बड़ा है। तो आपको जो रिलेशन निकालना है वो रिलेशन निकालना है I1 एंड I2। पहला रिलेशन है I1 एंड I2, I1 एंड I2, यानी कि यहां से करंट I1 एंटर कर रहा है और यहां से करंट I2 निकल रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट I1 एंड I2? बताइए। पार्ट बाई पार्ट करते जाएंगे, जो पार्ट कराते जा रहा हूँ उसको साथ में सॉल्व भी कराता जाऊंगा मैं। क्या रिलेशन होना चाहिए I1 और I2 में? क्या ये बराबर होंगे, या I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा? इसका जो आंसर है वो है I1 इज इक्वल टू I2। दोनों एंड पर करंट सेम होगा। उसका रीजन है, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या रीजन होगा? देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का आपने कंडक्टर ले लिया, ठीक है। आप जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है वो यूज करो। करंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं एक सिचुएशन आपको बना के देता हूं कि यहां से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं एक एंड से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकल तो जाएंगे नहीं या खत्म तो हो नहीं जाएंगे। जितने एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने दूसरे एंड से निकल जाएंगे। तो इधर भी जैसे इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसलिए जो करंट I1 है और I2 बराबर होगा। तो करंट सेम रहता है, ठीक है। ये इसी तरीके की सिचुएशन है। आप इस प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हैं जो आपने 11th में फ्लूइड में कंटिन्यूटी पढ़ा, ठीक है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि जितना लिक्विड एक एंड से एंटर कर रहा है उतना लिक्विड दूसरे एंड से निकल जाएगा। जैसे हम पढ़ते थे एक पाइप पढ़ते थे जो क्रॉस सेक्शन का पाइप था, है ना, जो बर्नौलिस से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता था। तो इधर से जो लिक्विड एंटर करेगा वही लिक्विड इधर से निकल जाएगा। अब इधर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो लिक्विड ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा लिक्विड एंटर कर रहा है और कम लिक्विड निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम विद करंट, कि जितना करंट एक एंड से एंटर कर रहा है उतना करंट दूसरे एंड से निकल जाएगा। तो पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इसका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट, वो है रिलेशन बिटवीन J1 एंड J2। J1 and J2, J1 and J2 आर दी करंट डेंसिटीज। तो जो J1 होगा वो होगा बेसिकली I1 बाई A1, ठीक है। और जो J2 होगा दूसरे एंड पर वो होगा आपका I2 बाई A2। अब I1 I2 बराबर है, अभी हमने देखा I1 इज इक्वल टू I2, और A1 हमारा ग्रेटर है A2 से, तो करंट डेंसिटी J1 लेस देन होगा करंट डेंसिटी J2। तो करंट डेंसिटी डिफरेंट होगी दोनों एंड पर। जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है A1, वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी, और जहां पे वो ज्यादा है वहां पे करंट डेंसिटी जो है वो जो है ज्यादा हो जाएगी, नजदीक आ जाएगा करंट। देखो यहाँ पे मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन दूर दूर है क्योंकि एरिया ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गए, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया करंट की बढ़ गई, और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो J1 कम होगा और J2 ज्यादा होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, वह रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 एंड VD2। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन, पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD1 है, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD2 है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 है, और दूसरे एंड से निकल रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 है। और जो करंट डेंसिटी थी वो यहाँ पे J1 थी और यहाँ पे J2 थी। तो J1 और J2 का तो रिलेशन हमें पता चल गया कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, ठीक है। अब हमें जो रिलेशन पता करना है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता करना है। ये J2 था हमारा। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन Vd एंड V2, Vd1 तीसरा पार्ट है रिलेशन बिटवीन Vd1 drift velocity 1 and drift velocity 2 at cross section area A1 and cross section area A2। तो ये हमारा Vd1 और V2 का रिलेशन है। कैसे पता करें, कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? भाई आप खुद सोचो कि एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं और दूसरे एंड पे निकल रहे हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जितने एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो एंड छोटा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जो एंड बड़ा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। देखो, तो ये हमारा Vd1 है और ये हमारा Vd2 है, ठीक है, Vd2। ये हमें मालूम है कि करंट सेम होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो Vd2, तो अगर हम उसका यूज़ करें तो हमने देखा कि I1 I2 बराबर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि I जो है वो ANEVD होता है, यह भी रिलेशन हमने ड्राइव किया है। तो ये रिलेशन यहाँ पे रख के देखिए। देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N, मैं यहाँ पे लिखूंगा E, मैं यहाँ पे लिखूंगा Vd1, यहाँ पे लिखूंगा A2 NE Vd2। देखिए, मैंने Ne और Ne में कोई चेंज नहीं किया। रीजन ये कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो वही रहने वाले हैं, और चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा। तो ये दोनों टर्म दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो रिलेशन बचेगा वो बचेगा A1 Vd1 इज इक्वल टू A2 Vd2। कुछ याद आया पिछला इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और या A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो एक तरीके से जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपने 11th में पढ़ी थी उसी फॉर्मेट का ये एक्सप्रेशन बन गया। तो हम अगर बात करें Vd1 बाई Vd2, तो ये हमारे पास आएगा आपका A2 बाई A1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख लो, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा वह Vd कम, तो Vd1 इज लेस देन Vd2, Vd1 Vd2 से कम होगा। बात आई समझ में? और ये हमने 11th में पढ़ा था, इट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। बात आ रही है समझ?